1 2 3 7, मैं आ रहा हूँ। सब छुप गए ना? 8 9 और 10। जब मैंने मुड़कर देखा तो सभी गायब थे। मैंने पहले उन नॉर्मल जगहों को चेक किया जहाँ हम बच्चे आमतौर पर छुपते थे, दीवारों के पीछे, सीढ़ियों के नीचे या फिर किसी कोने में। एक एक करके मैंने सबको ढूंढ लिया, लेकिन मीना कहीं नहीं मिली। मैं हैरान था, वो तो यहाँ की अच्छी छुपने की जगहों से भी अनजान थी, तो वो आखिर गई कहाँ? मैं उसे ढूंढता हुआ घर वापस आ गया। पहले मैंने खिड़की के अंदर से झांका, फिर अंदर गया और हर कोने को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन मीना कहीं भी नहीं थी। इसी बीच मेरी माँ और मौसी बातचीत कर रहे थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा, क्या मीना अंदर आई है? माँ ने जवाब दिया, नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने घबराहट में हंसते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम लुका छिपी खेल रहे थे तो मैं उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी माँ ने मुझे एक तीखी नजर से देखा और पूछा, तुमने उसे ऊपर न जाने के लिए मना किया था ना? तुमने खेलने से पहले समझाया था ना उसे? उनके शब्दों से मेरी तो रूह ही कांप गई। हकलाते हुए मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने उसे बता दिया था, वो कहीं आसपास ही छुपी होगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर भागा। बाहर मेरे सभी दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, वो अंदर भी नहीं है? मैंने उन्हें एक तरफ ले जाकर बताया कि वो कहीं नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि शायद वो ऊपर चली गई है, चलो एक बार चेक करते हैं। उस मंजिल का नाम सुनते ही सभी डर गए। कोई भी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें सिर्फ सीढ़ियों तक मेरे साथ आना है, मैं आगे अकेला जाकर ही चेक कर लूंगा। आखिरकार वो लोग सीढ़ियों तक आने के लिए मान गए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम इतना तो मान ही लिया। अगर कुछ गलत हुआ तो कम से कम घर वालों को पता तो चल जाएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। मेरे उन्हें रुकने के लिए कहने से पहले ही मेरे दोस्त सीढ़ियों के पास ही रुक गए। मैं आगे बढ़ा और गलियारे में देखने लगा। मेरी नजर बस उस कमरे पर ही पड़ी थी और मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। वहां मैंने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी महसूस किया था वो सब याद आ गया। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम बेवजह ही बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो, क्यों नहीं परिवार वालों को बता देते कि मीना गायब है? वो सही था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इसके लिए कई बार मना किया था। अगर उन्हें पता चल गया कि मीना मेरी वजह से ऊपर गई है तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, चुप रहो, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे सभी दोस्त मुझ पर ही ध्यान दे रहे थे। खुद को समझाते हुए मैं आखिरकार आखिरी कमरे तक पहुंच गया। बारिश की वजह से छत की हालत खराब थी, ऊपर से अभी भी पानी टपक रहा था। उस वक्त कमरे की खिड़कियां और दरवाजे दोनों ही बंद थे। दरवाजा खोलने की बजाय मैं खिड़की की तरफ गया और उसे अंदर की तरफ धकेला, लेकिन बारिश की वजह से लकड़ी फूल गई थी, जिससे वो अटक गई थी। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया और जो मैंने आगे देखा उससे तो मेरा खून ही ठंडा हो गया। मैं चिल्ला भी नहीं पाया, मेरा तो गला ही रुंध गया। मेरी हालत देखकर मेरे दोस्त और घबरा गए। मीना उसी झूले वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी जहां पर वो औरत बैठा करती थी। वो कुर्सी को आगे पीछे हिला रही थी, एक अजीब सी आवाज करते हुए। उसकी तो गर्दन टेढ़ी हो रखी थी, आंखों की पुतलियां गायब थी और वो अपनी सफेद खाली आंखों से मुझे घूर रही थी। कुर्सी की चरचराहट और मीना की डरावनी मुस्कुराहट मेरे लिए काफी थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मेरे हाथ पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे, लेकिन मुझमें जवाब देने की हिम्मत भी नहीं थी। मेरा सिर, मेरा दिमाग, मेरा पूरा शरीर सब सुन्न हो गया था। मुझे लगा जैसे मैं लकवाग्रस्त हो गया हूँ। मेरे सभी दोस्त डर के मारे नीचे भाग गए। कुछ ही पलों में मेरी माँ, मौसी और पड़ोसी ऊपर आ गए। मेरी माँ ने मुझे एक चादर में लपेट लिया, जबकि मौसी मीना की हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मीना तो बस मुस्कुराती रही। आखिरकार पड़ोसियों की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़ा और मीना को कमरे से बाहर निकाला। हम दोनों को घर वापस ले जाया गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मेरे परिवार ने तुरंत मेरे पिताजी और एक डॉक्टर को बुला लिया। मेरा शरीर तेज बुखार से जल रहा था, लेकिन मीना की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। वो अभी भी वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दी और तब जाकर वो शांत हुई।
नहीं तो वो तो बार बार बस वही डरावनी आवाजें निकाल रही थी। जब तक सब कुछ शांत हुआ तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। मेरी हालत ज्यादा सुधरी नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ ही घंटों में मेरे पिताजी और मीना के पिताजी भी घर पहुंच गए। मीना को तेज बुखार था और मैं भी ठीक नहीं था। इस वजह से मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं। उस रात हम सभी एक ही घर में रुके। मीना को एक चारपाई पर लेटाया गया था, जबकि मेरे पिताजी, माँ, मौसी और मैं फर्श पर सोए थे। मैं अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था। दवा की वजह से मुझे नींद आ गई थी, नहीं तो उस माहौल में कोई भी सो नहीं पाता। मैं सो ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे सिर को धीरे से सहला रही है। उनके स्पर्श की गर्माहट से मेरी नींद खुल गई। आधी नींद में मैंने आंखें खोली, उन्हें एक बार देखा और दूसरी तरफ करवट ले ली। लेकिन जो मैंने उस पल में देखा, उसके बाद मैं दोबारा आंखें खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मीना मेरे सिर के पास बैठी हुई थी। वो अजीब अजीब आवाजें करते हुए मेरे बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। लेटे लेटे भी मेरा शरीर जोरों से कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में मेरा पूरा बुखार फिर से बढ़ गया। मेरे कांपने से मेरी माँ की नींद खुल गई और मीना को देखते ही वो भी डर गई। उन्होंने चीख मारी और मीना को पीछे धकेल दिया। उनकी चीख से घर के सभी लोग जाग गए। मेरे पिताजी ने लाइट जला दी। सभी ने मेरी माँ से पूछा कि क्या हुआ। डरी हुई माँ ने बताया कि मीना वहां पर बैठी थी और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वो डरावनी आवाजें निकाल रही थी। उससे अचानक देखकर वो घबरा गई और चिल्ला उठी। जब सबने देखा तो मीना तो अपने बिस्तर पर ही नहीं थी। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। किसी को नहीं पता था कि मीना एक पल में कहाँ गायब हो गई। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो शायद ऊपर चली गई होगी। उसके बाद क्या हुआ मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो डर के मारे अपने घर में कांप रहा था। मुझे तेज बुखार के साथ ठंड भी लग रही थी। हालांकि कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था। उस घटना के बाद मेरे पिताजी ने कुछ दोस्तों को मदद के लिए जगाया। मेरे पिताजी, मीना के पिताजी और कुछ दूसरे लोग ऊपर गए देखने की मीना कहाँ पर है। जब वो लोग ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोने वाले कमरे की लाइट जल रही थी। खिड़कियां और दरवाजे दोनों खुले हुए थे और रोशनी बाहर तक आ रही थी। ये देखकर वो सभी हैरान रह गए। वो सभी ऊपर गए। जब मीना के पिताजी और मेरे पिताजी कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने पहले अंदर झांका। उन्होंने देखा कि मीना झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और आगे पीछे झूल रही थी। उसकी आंखें बंद थी। दरवाजे पर खड़े होकर मीना के पिताजी ने उसे पुकारा, मीना बेटी यहाँ आओ। अचानक वो रुक गई। मीना ने आंखें खोली और उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था। आंखों को घुमाते हुए उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, वो मेरी है और वो मेरे साथ ही जाएगी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। उस डरावनी आवाज को सुनकर उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। सभी ने आपस में बात की और एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में किसी ने बाइक ली और पुजारी को लेने चला गया। जैसे ही पुजारी आए उन्होंने एक रस्सी और कुछ जरूरी सामान लाने को कहा। लोगों ने जल्दी से इधर उधर से सब कुछ जुटा लिया। पुजारी ने फिर अपने पास मौजूद विभूति में नमक मिलाया और खिड़की और दरवाजे के पास एक रेखा खींच दी। उसके बाद वो कमरे के अंदर चले गए। अंदर पुजारी ने कुर्सी के चारों ओर एक चक्कर बनाया और उस चक्कर के अंदर चले गए। चक्कर के अंदर जाते ही उन्होंने बाकी लोगों को पीछे रहने को कहा। कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने मीना के माथे पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, मीना एक बीमार व्यक्ति की तरह झटपटाने लगी। पुजारी के पूछने से पहले ही वो उसी डरावनी आवाज में बोलने लगी, मैंने अपने पति को नहीं मारा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ना तो कोई चुड़ैल और ना ही कोई राक्षसी हूँ। उसकी बात सुनकर पुजारी ने समझाया कि वो पहले ही मर चुकी है, उसे अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस शरीर पर उसने कब्जा किया है वो एक मासूम बच्चे का है और उसमें ज्यादा देर तक रहने से बच्चे की जान भी जा सकती है। फिर उस आत्मा ने उन्हें बताया कि उसे अभी तक शांति नहीं मिली है, इसलिए वो भटक रही थी। पुजारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके रिश्तेदारों द्वारा पूजा की जाएगी, लेकिन उसे बच्ची के शरीर को छोड़ना होगा। तब जाकर वो आत्मा मीना के शरीर से बाहर निकली। 2 दिन के बाद मैं भी ठीक हो गया। मेरे पिताजी और मीना के पिताजी ने सुलभा आंटी के रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला और उनसे संपर्क किया।
उन दोनों ने उन्हें उसकी अंतिम इच्छा के बारे में बताया। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिले और इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। रिश्तेदारों ने भी सुलभा आंटी की आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान करने की सहमति दे दी। चोल के सभी लोगों ने मिलकर पूजा का इंतजाम किया। अनुष्ठान उसी कमरे में किया गया जहां सुलभा आंटी की मौत हुई थी। मीना और मैं दोनों पूजा के दौरान मौजूद थे। पुजारी के कहने के अनुसार हमारे परिवार वालों ने भी हमारे लिए प्रार्थना की। सब कुछ शांति से और सही तरीके से संपन्न हुआ। उस दिन के बाद सुलभा आंटी की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, शायद उसे अंत में शांति भी मिल गई होगी। तो ये थी आज की कहानी का राज विजया यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसी कहानी का पहला पार्ट भी मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है, तो आप इस कहानी का पहला पार्ट भी सुन सकते हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।